So hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सारे जो इस इंट्रोडक्शन लेक्चर थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो हमारे प्लेलिस्ट पे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन की हो तो उसमें सारी वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे मेजर सब्जेक्ट है जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट था हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट सेकंड, उसके साथ हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे लगभग के जितने भी है उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हमारे एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस के जो एक इंट्रो लेक्चर है कि इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें समझेंगे और क्विक इंट्रो लेंगे कि एक्चुअली इस सब्जेक्ट में है क्या और क्या क्या कैसे हमें पढ़ना है। कई बच्चों की बात आ रही थी कि सर जो हमारा एग्जाम होगा वो काफी हार्ड होगा, कैसे हम लोग पार करेंगे, एंड टर्म कैसा होगा, मिड टर्म कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या सा होगा। तो आप लोग मार्केट में हवा बना के रखें कि काफी कठिन पेपर आएगा, बड़ा ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, कोई पास नहीं कर पाएगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा तो कैसे पास करेंगे। देखिए कोई चिंता की बात नहीं है, जब तक आपका सारथी यहाँ पे है, सारथी इन द सेंस आपका सारथी सेमेस्टर जो आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर है, जब तक वो यहाँ पे है उससे आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। चाहे कोई भी एंड टर्म एग्जाम हो, मिड टर्म एग्जाम हो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके 6 सेमेस्टर तक के जितनी भी पोर्शन है, चाहे वो आपका सेमेस्टर फर्स्ट हो, सेमेस्टर सेकंड हो, चाहे सिलेबस से लेके लास्ट डे तक के, लास्ट एग्जाम तक के जो क्वेश्चन आएंगे सारे में हम आपकी हेल्प करेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, मिड टर्म हो, एंड टर्म हो, जो भी हो। तो आपको ये टेंशन नहीं करने लेना है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, कौन सी बुक खरीदे, कौन सी बुक नहीं खरीदे। अगर आप सारथी के साथ चलते रहेंगे तो आपको कदापि वो आप पीछे नहीं छोड़ेगा और हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेते जाएगा। बात अब आगे बढ़ाते हैं हमारे एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस को लेकर के कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है क्या और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं तो उसका मैं आपको बता दूं कि आज के इस लेक्चर में एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस के, जैसे आपको मैंने जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो बताया था कि आपके एलिमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका बैंकिंग और दूसरा है आपका इंश्योरेंस। बैंकिंग में बेसिकली बात बताई गई है कि आपके जो कंट्री है उसकी बैंकिंग सिस्टम कैसे रन करती है, क्या हमारा सेंट्रल बैंक है, क्या हमारा कॉमर्शियल बैंक है, क्या इतने टाइप के बैंक होते हैं, उनका फंक्शंस क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपके यूनिट 1 बैंकिंग में बताई गई हैं। बात करें अगर यूनिट 2 की, यूनिट 2 क्या है, तो यूनिट 2 बेसिकली आपका इंश्योरेंस को लेकर के है कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इंश्योरेंस क्या रोल प्ले करता है, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, इंश्योरेंस का क्या फंक्शन होता है, इंश्योरेंस मतलब हमें कैसे मदद पहुंचाता है, वो सारी चीजें आपको यूनिट 2 में पढ़ाई जाएगी। बात करें अगर हम लोग बैंकिंग इंश्योरेंस है तो इसको कितने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों यूनिट मिला करके लगभग आपको 8 से 9 वीडियो लगेगी और ये सारे लेक्चर्स को हम लोग जितना भी इसका पोर्शन है सिलेबस वो सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ बैंक, कि बैंक क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं बैंक के, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप, बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप क्या होते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बैंकर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है, फिर इन दोनों में रिलेशंस कैसा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर जनरल एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ कस्टमर्स, ये एक आपका छोटा सा टॉपिक है, हालांकि इससे क्वेश्चन कभी पिक नहीं किए जाते लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट की, डिपॉजिट कितने टाइप्स के होते हैं आपके बैंक में, चाहे आपका फिक्स डिपॉजिट हो, रिक्यूरिंग डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट हो, तो कितने टाइप के डिपॉजिट है आपके बैंकिंग सेक्टर में। और लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कितने टाइप्स के बैंक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को, आज के पर्टिकुलर लेक्चर को खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है बैंक, कि बैंक होता क्या है। आप सब लोग जानते हैं बैंक क्या होता है, जो नहीं जानता उसको मैं बता देता हूं। बैंक आप सभी लोगों ने देखा होगा, बैंक कहीं ना कहीं आप सभी लोग 1 या 2 बार बैंक जरूर गए होंगे, चाहे आप अपने नाना का पैसा जमा करने गए हो या पैसा विड्रॉ करने गए हो या किसी की सैलरी निकालने गए हो या फिर कुछ भी लेने गए, आप स्कॉलरशिप के ही उस पर्पज से गए हो, आप सभी 1 बार बैंक जरूर गए होंगे। तो बैंक एक्चुअल में होता क्या है, बैंक सबसे पहले ये होते हैं कि जहां पे हम अपने जो मनी है या फिर जो भी हमारे पास सिक्योरिटीज है उसको एज अ
सिक्योरिटी पर्पज से वहां पे जमा करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है वहां से हम विड्रॉ करते हैं। चाहे हमारे पास मनी है, हम अपने बैंक में हमारे पास ज्यादा मनी है, हम बैंक में जमा कर दिया, बैंक हमें उस पर क्या देगा, हमें उस पर रिटर्न प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ज्वेलरी है, कोई वो है, उसका हमें घर पर रिस्क है गायब होने का, हम उसको बैंक में जमा कर देंगे, बैंक उस पर क्या प्रोवाइड करेगा, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हम बैंक में अपना कोलेटरल जमा करेंगे और बैंक से हम लोन ले लेंगे। कोलेटरल क्या होता है, कोलेटरल वो अमाउंट होता है या फिर वो सिक्योरिटी होती है जो आप बैंक में रखते हैं जब आप लोन ग्रांट लेने जाते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो आपको अपने कुछ घर के कागज या फिर कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी कागज वहां पे रखना पड़ेगा, गिरवी, जिसको हम लोग बेसिक टर्म में गिरवी कहते हैं। तो गिरवी को ही इंग्लिश में कोलेटरल कहते हैं। जब भी आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आप वहां पे एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट आप सिक्योरिटी आप वहां पे रखेंगे एज अ रिजर्व, उसी को कोलेटरल कहते हैं। अगर आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो कोलेटरल अमाउंट है उसको बैंक अपने पास रख लेता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे कि बैंक होता क्या है। अब इसको हम लोग एज अ डेफिनेशन समझते हैं कि बैंक एक्चुअल में क्या है। अगर एग्जाम में आ जाए तो ये तो आप लिखेंगे नहीं कि हाँ जहाँ पैसा जमा करने जाते हैं या फिर ये जो करने जाते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब फंक्शंस ऑफ बैंक हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करनी है, अभी डेफिनेशन समझते हैं कि बैंक एक्चुअल में होता क्या है। तो बैंक क्या होता है, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कीप्स मनी सेफली। एक वर्ड यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, सेफली। सेफली मतलब कि सुरक्षा के साथ आपके मनी को रखता है। बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच कीप्स मनी सेफली फॉर इट्स कस्टमर, फॉर इट्स कस्टमर, अपने कस्टमरों का मनी के लिए जो मनी उनकी रहती है उसको सुरक्षा पूर्वक रखता है। यू कैन टेक मनी आउट, सेव, बोरो और एक्सचेंज मनी एट बैंक। तो अगर आपकी नोट मान लीजिए, अगर आपको लोन लेना है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा मनी आप बैंक में जमा करते हैं, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर आपके कोई नोट फट गई या फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज, आपके फॉरेन करेंसी है उसको एक्सचेंज करना है तो उसमें भी आपकी बैंक हेल्प करता है। तो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कस्टमर्स की करेंसी या फिर जो भी उनकी सिक्योरिटीज रहता है उसको सेफली रखता है और जरूरत पड़ने पे उन्हें लोन प्रोवाइड करता है या फिर जो भी उनकी नीड है उसके हिसाब से उन्हें चीजें प्रोवाइड करता है। अब एक टॉपिक आता है कि बैंक, तो हम समझ गए कि बैंक कितने क्या मतलब बैंक क्या होता है। जब हमें जरूरत पड़ी तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, हमें मनी प्रोवाइड करेगा। अगर हमें और जरूरत पड़ी तो हम वहां पे अपना मनी रख सकते हैं सिक्योरिटी के उस पे। तो ये तो हम समझ गए कि बैंक क्या होता है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के बैंक होते हैं हमारे बैंक, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैंक की कितनी कैटेगरी डिवाइड की गई है। तो बात करें अगर बैंकिंग सिस्टम की, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की, तो हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया की, हमारे 4 टाइप के बैंक हैं। सेंट्रल बैंक, अभी क्या होता है सेंट्रल बैंक उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली अभी देखिए कि 4 टाइप के बैंक हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में, वो कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक। ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या है, अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, हमारा आरबीआई, जो एक पर्टिकुलर कंट्री का जो सबसे मेन बैंकिंग सिस्टम है वो होता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो जितनी भी हमारी बैंकिंग सर्विसेज है सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो एपेक्स बॉडी है बैंकिंग सिस्टम का। एपेक्स बॉडी क्या होता है इसको समझते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन को पूछ सकता है कि एपेक्स बॉडी क्या होती है। तो एपेक्स बॉडी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की हेड होती है। जैसे अगर बात की जाए बैंकिंग सिस्टम की, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है हमारे कंट्री में, आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम की एपेक्स बॉडी है। ये जो एपेक्स बॉडी है तो वो हेड है। एपेक्स मतलब बेसिकली होता है हेड, और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल करता है सारी चीजों को। तो एपेक्स बॉडी जो हमारे बैंकिंग सिस्टम की है वो कौन है, आरबीआई, जो सारी चीजें रेगुलेट करता है कि कौन सीआरआर कितना रहेगा, एसएलआर कितना रहेगा, बैंक रेट कितना रहेगा, रेपो रेट कितना रहेगा, करेंसी जो प्रिंट करती है। तो जो भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड राइट रहते हैं वो किसके पास रहते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक के पास रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको आरबीआई, आरबीआई हमारा एक ही हमारे कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक है तो उसका एग्जांपल क्या होगा, आरबीआई होगा। आगे बढ़ते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसका एग्जांपल देखिए। अभी हम लोग इसको आगे फर्दर इलस्ट्रेट करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडसलैंड बैंक है। तो इस टाइप से जो भी बैंक है ये आपके कॉमर्शलाइजेशन कॉमर्शियल बैंक है। थर्ड आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। तो इसमें जैसे है जनता कोऑपरेटिव, भारत कोऑपरेटिव और टीजेएसबी कोऑपरेटिव। तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे कंट्री में वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं।
और लास्ट जो आपका टॉपिक है, यहाँ थर्ड नहीं, यहाँ पे फोर्थ होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो फोर्थ जो हमारे टाइप्स ऑफ बैंक में आता है वो होता है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं, जैसे कि आपका सिडबी है, नाबार्ड है, जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड बैंक्स हैं, किसी रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए वहां पे अगर फंड, अगर रूरल एरिया है वहां पे कोई लोग हैं अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको किससे लोन मिलेगा, तो उनको ये जो नाबार्ड है या सिडबी है, ये छोटे छोटे जो रूरल बैंक बनाए जाते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक, उनसे उनको क्रेडिट मिलता है, फिर वो अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भी कई सारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं जिसमें छोटे लोगों को, जो गांव के फार्मर्स हैं या फिर छोटे छोटे जो रेडी पटरी वाले दुकान लगाते हैं, उनको जो फंड्स चाहिए एक अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो वो कहां से फंड्स लेते हैं, जो स्पेशलाइज्ड बैंक हैं जैसे कि नाबार्ड है या फिर बात करें जाए सिडबी की है, तो ये सारे जो बैंक हैं ये इनको लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपना बिजनेस शुरू करें और सक्सेस पाएं। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाने के लिए जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं वो कौन करता है, जो स्पेशलाइज्ड बैंक है वो प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है सेंट्रल बैंक। मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो किसी भी बैंकिंग सिस्टम के, अगर मान लीजिए जैसे हमारा कंट्री है, तो हमारे कंट्री के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, चाहे सीआरआर को लेके बात की जाए या एसएलआर को लेके बात की जाए, जो भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटी है उनको जो कंट्रोल करता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, वो उसका सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ था, 1935 के आरबीआई एक्ट के अंदर, सॉरी आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर पास हुआ था आरबीआई एक्ट। देखिए दो चीजें हैं, आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ था और आरबीआई एक्ट को लेकर दो चीजें हैं। तो आपसे क्वेश्चन एक मार्क में कैसे पूछ सकता है कि आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, तो आरबीआई एक्ट आपका पास हुआ था 1934 में। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, 1934 में। लेकिन अगर पूछा जाए आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ था, आरबीआई बैंक कब बना था, तो आपका 1935, 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था। एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, आरबीआई वाज स्टेब्लिश्ड अंडर, sorry, RBI was established on 1st April 1935 under the act of RBI Act 1934। तो जो एक्ट पास हुआ था आरबीआई को लेकर के वो हुआ था 1934 वाला। और आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ था, हमारा आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था 1935, 1 अप्रैल 1935 को। तो ये तो हो गई कि स्टेब्लिश कब हुआ था, क्या था। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं और ये क्या होता है। तो इट इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी अभी मैंने बताया, जैसे कि हेड जो होता है उसको एपेक्स बॉडी कहते हैं। इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। तो ये एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, हमारे कंट्री के जितने भी बैंकिंग सिस्टम के जो भी चीजें हैं इसको ये कंट्रोल करता है। कौन, आरबीआई। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग इन अ कंट्री। तो हमारे कंट्री में जो नोट इशूइंग अथॉरिटी है, जो आपकी करेंसी प्रिंट करती है, चाहे वो 500 की नोट हो, 1000 की नोट हो, 1000 की नोट हो, 2000 की नोट हो, जैसे 5000 की नोट या फिर जो भी नोट हो, तो उसको कौन प्रिंट करता है, यही आरबीआई। अगर कोई और उस नोट को प्रिंट करता है तो इलीगल घोषित कर जाती है, वो फेक नोट घोषित की जाती है, ठीक है। तो बैंक ऑफ, जैसे इन इंडिया इट इज रिजर्व बैंक। हमारे इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में कौन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो उनका सेंट्रल बैंक है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो उनका सेंट्रल बैंक है। तो ये कुछ बातें की थी कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, कौन से कंट्री के कौन कौन से सेंट्रल बैंक है। अगर आप देखना चाहते हैं, इस चीज को नोट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ नोट करते चलिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अभी हमने समझा कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, मतलब क्या है। अब इसकी बात करते हैं कि इसके कुछ फंक्शंस है सेंट्रल बैंक की जो ये परफॉर्म करता है, उसके बारे में एक बार हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सबसे पहला फंक्शन है मोनोपोली ऑन इशूइंग नोट्स। तो मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट से क्या मतलब है कि बैंक, जो सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का, बस इसी के पास राइट है कि वो नोट को प्रिंट कर सकता है। चाहे वो आपकी 500 की नोट हो, 10 की नोट हो, 50 की नोट हो, 100 की नोट हो, तो एक राइट होता है कि आप कौन कौन नोट प्रिंट कर सकते हैं किसी कंट्री में जो लीगली एक्सेप्टेबल हो।
तो प्रिंट करने के तो कई लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको फेक नोट डिक्लेयर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो लीगली किसका एक्सेप्टेबल है, वो आरबीआई का है। बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर, तो ये एक तरह से बैंकर्स का एजेंट रहता है और एडवाइजर रहता है। अभी इसको हम लोग और ब्रीफली देखेंगे, इसके 3 सब पार्ट डिवाइड किए गए हैं, उसको हम लोग आगे समझेंगे। एक चीज है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स का ये बैंक है, क्या है बैंकर्स का बैंक। बैंकर्स बैंक क्या मतलब क्या है, जैसे हम लोग को जरूरत पड़ती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, बैंक के पास लोन ले। अगर हमें कोई चीजें खरीदनी है या फिर कोई हमें पैसा चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं लोन लेने, हम जो हमारे हमारे जो कॉमर्शियल बैंक है उसके पास पैसा लेने जाते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए इन केस जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा घट गया लोन देने के लिए, तो वो किससे पैसा लेंगे, तो वो फिर आरबीआई के पास जाते हैं, वो उनसे पैसा लेते हैं। जैसे हमें बैंक अगर लोन देता है तो हमें एक इंटरेस्ट चार्ज करता है हमारे लोन पे, तो सेम उसी तरह अगर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है तो उनसे भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस तरह से ये बैंकर्स का बैंक है। लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अगर कोई बैंक करप्ट होने वाला है, बैंक खत्म होने वाला है, उसके पास पैसा नहीं है अपने कस्टमर का रीपेमेंट करने के लिए जो उन्होंने डिपॉजिट किया था, तो उस केस पे जो सेंट्रल बैंक है वो उन्हें मदद करता है, फंड प्रोवाइड करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो तो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है, जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो हमारे सेंट्रल बैंक के पास अथाह उसका भंडार रखा हुआ है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन क्या है, अगर मान लीजिए आप पंजाब नेशनल बैंक के हैं, मान लीजिए आपका अकाउंट पीएनबी में है, ठीक है, आपने अपने दोस्त को एक चेक दिया जिसका अकाउंट यूनियन बैंक में है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बैंक इन्वॉल्व हो गए, अपने फ्रेंड को दिया है चेक, ठीक है, तो अब 2 बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट को सेटल करने के लिए इसके अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके इनके अकाउंट में पैसा सबमिट करने का जो प्रोसीजर है, या फिर जो भी आप इसको कहिए कि मान लीजिए इनके अकाउंट से पैसा निकाल करके इस अकाउंट में जमा करना, तो इसके लिए एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इन दोनों के साथ लिंक्ड हो, चाहे पीएनबी हो चाहे आपका यूनियन बैंक हो, कोई ऐसी पार्टी चाहिए ना जिसके साथ ये दोनों लिंक्ड हो, जो इससे निकाल के फिर वहां पे जमा कर सके। तो उस केस में ये कौन काम करता है, लिंक्ड का, 2 बैंकों के बीच का वो फंक्शन परफॉर्म करती है आरबीआई। तो ये फंक्शन था आपका किस चीज का, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये क्रेडिट को कंट्रोल करती है, लास्ट फंक्शन इसका क्रेडिट कंट्रोल है। क्रेडिट कंट्रोल क्या है इसको समझते हैं, जैसे आपका सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, तो ये बढ़ेगा या घटेगा, इसको कंट्रोल करने का जो भी फंक्शन है, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो ये जो भी चीजें हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, हमारे देश का जो एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है। हमारे कंट्री का एपेक्स बॉडी कौन है, तो हमारे देश का एपेक्स बॉडी जो है वो हमारा आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी मैंने बात कही थी कि बैंकर्स एजेंट एंड एडवर्टाइजर है, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। जैसे हम लोग को अगर पैसा जमा करना रहता है या निकालना रहता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, लोन लेना रहता है तो किसके पास जाते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक रहते हैं उसके पास जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को लोन लेना है या गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा हो गया, उसको अगर जमा करना है तो वो किसके पास जमा करेगी, वो किसके पास करेगी, वो सेंट्रल बैंक के पास करेगी। सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। गवर्नमेंट का एजेंट रहता है कौन, आरबीआई। और इकोनॉमिक एडवर्टाइजर रहता है कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एडवर्टाइजर कौन रोल प्ले करता है, इसका रोल प्ले करता है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है हमारा आरबीआई। कब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, 1935, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, 1934 को। आगे बढ़िए, यहाँ पे कुछ आरबीआई के फंक्शंस है, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ हमारे ऐप में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। तो जो फंक्शंस मैंने आपको बताए थे कि सेंट्रल बैंक के लिए एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो सेंट्रल बैंक जो एपेक्स बॉडी है वो परफॉर्म करती है, वही सारी जो आम पब्लिक है उसके लिए कौन परफॉर्म करता है, वही सारी एक्टिविटी हमारा कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। हमें जरूरत पड़ेगी लोन के लिए, हम किसके पास जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। लेकिन अगर कॉमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाएगा, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा।
हम लोग डायरेक्ट सेंट्रल बैंक से लिंक नहीं कर सकते, अगर हम अपना डायरेक्ट खाता आरबीआई के पास नहीं खुलवा सकते, लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक रहते हैं उसका सबका खाता कौन मैनेज करता है? हमारा जो आरबीआई है, जो अपेक्स बॉडी है, वो हमारे गवर्नमेंट को जो भी चीज पैसा चाहिए या फिर जो भी चीजें हैं उनका कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब समझते हैं कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। सो अ कॉमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फॉर द जनरल पब्लिक। एक बात यहाँ पे समझिए कि वो सारे परफॉर्म को एक कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। कौन से फंक्शन को? चाहे आप मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे आप मनी विड्रॉ कर रहे हैं, किसके फंक्शन को करता है? एक जनरल पब्लिक। यहाँ पे एक वर्ड दिया है जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के जितने भी विड्रॉल या आपके पैसे को डिपॉजिट से रिलेटेड फंक्शन है उसको कौन परफॉर्म करता है? आपका कॉमर्शियल बैंक को परफॉर्म करता है। हमें क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड अदर सच एक्टिविटीज। तो अगर हमें लोन चाहिए तो हमें लोन प्रोवाइड करेगा, अगर हमें पैसा बैंक में जमा करता है उस पर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज है वो कौन परफॉर्म करता है? आम पब्लिक के लिए कौन प्रोवाइड करता है? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के कुछ एग्जांपल जैसे आपका पीएनबी हो गया, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडसलैंड बैंक हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल है? आपका कॉमर्शियल बैंक के एग्जांपल है। दीज बैंक are profit making and institution and do business only for to make a profit। तो ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो सब किस मोटिव से काम करते हैं? प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। किस मोटिव से काम करते हैं? प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। अब एक बात आएगी कि ये प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? पैसा जमा करते हैं, पैसा वापस देते हैं। अब इस पे प्रॉफिट कहाँ दिए? ये प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? तो इसको समझते हैं कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। मान लीजिए आप बैंक में डिपॉजिट किए, डिपॉजिट, इसको हम लोग समझते हैं कि अब बैंक पैसा कैसे कमाता है। अभी मैंने बताया ना कि बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक है वो किस मोटिव से काम करते हैं? प्रॉफिट मोटिव से। अब समझते हैं कि ये पैसा कमाते कैसे हैं। और यहाँ पे आपने लोन लिया, एक लोन आपने बैंक में जमा किया 10,000, ठीक है। इस पे आपको जो इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड कर रहा है 7% प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और आपने अगर आपने 10 और सेम आदमी यहाँ पे पर्सन बी है, मान लीजिए ये पर्सन ए है, पर्सन ए बैंक में 10,000 रुपए जमा किए और उस पे बैंक उनको ब्याज दे रहा है 7%। फिर बैंक, एक आदमी बी है जो बैंक से लोन लेने गया 10,000 का, ठीक है। अब बैंक उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो कितने का करेगा? 12%। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उसको समझिए। तो एक जब बी पर्सन जो है वो बैंक से लोन लेने गए 10,000 का, तो उनसे जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 12% का। और सेम आदमी जब 10,000 जमा किया, एक पर्सन ए जब 10,000 जमा कर रहे हैं तो उन्हें जो बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है 7%। अब बैंक के प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा? तो जो लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जितना परसेंट, और जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट वो दे रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसी से बैंक जो है वो प्रॉफिट कमाता है। तो इस केस में ये 5% का जो बैंक है वो प्रॉफिट कमा रहा है। एक बात और आती है कि बैंक के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? बैंक के प्रॉफिट को आप लोग प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। अगर जो बैंक प्रॉफिट कमा रहा है उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक के प्रॉफिट को हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। तो ये केस था कि बैंक कैसे आपका पैसा कमाता है, कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। नाउ अब आगे मूव करते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक के। तो कॉमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये आपका, सबसे पहले ये आम पब्लिक का जो है वो पैसा अपने पास डिपॉजिट करता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो आम पब्लिक है उन अगर पैसा जमा करना है हमें, तो हम आरबीआई के पास जाके नहीं जमा करेंगे। हम किसके पास जमा करेंगे? हम हमारा जो सेंट्रल, जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है उसके पास, वो हम अपने डिपॉजिट को अगर जमा करना है तो हम उसके पास जमा करेंगे। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, अगर हमें लोन लेना है तो हमें ये लोन प्रोवाइड करेगा। कौन? हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है।
पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, अगर हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम अपने खाते से उसको भेज सकते हैं, और हमें पैसा निकालना है किसी से तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करता है? तो कौन प्रोवाइड करता है? हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है वो प्रोवाइड करता है। मैंने अभी आपको बताया कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है, जो दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस रहता है, लोन जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो इंटरेस्ट दे रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं, उस हिसाब से वो प्रॉफिट कमाता है। उसको प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। ये याद रखिएगा, एक मार्क का क्वेश्चन आएगा, स्प्रेड बोलते हैं। तो स्प्रेड क्रेडिट क्रिएशन, तो ये क्रेडिट क्रिएशन करता है बैंक। अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यहाँ पे एक स्लाइड मिस हो गई शायद, तो अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे अगर हमें हाउस लोन लेना है तो वो प्रोवाइड करेगा, अगर हमें एजुकेशन लोन लेना है तो वो प्रोवाइड करेगा। एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं, ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये किसके फंक्शंस हैं? हमारे, ये सारे फंक्शंस हमारे कॉमर्शियल बैंक के हैं। अगर आप इसको चाहिए तो आप हमारे टारगेट बिल्कुल ऐप पे डाउनलोड करिए, वहां पे आपको नोट सेक्शन में सारे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारे सारथी बैच के बारे में। सारथी बैच बेसिकली लॉन्च किया गया है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में, सॉरी आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं, चाहे वो आपके एंड टर्म की बात की जाए, चाहे वो आपकी मिड टर्म की बात की जाए, जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो भी आपको नेसेसरी चीजें हैं, नोट्स, चाहे आप नोट्स की बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर ली जाए, आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है आपके मिड टर्म का जो एग्जाम होता है, तो सारी चीजें आपको इस सारथी बैच में प्रोवाइड की जाएंगी। आपके पूरे सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा A to Z, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपके पेपर में पूछ लिया जाए। A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी इस सारथी बैच में कराई जाएगी, ओनली एट ₹199। तो जो भी आपकी प्रिपरेशन है, चाहे आपको नोट्स प्रोवाइड करना, प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करना, प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे एनालिसिस करके हम लोग क्या ट्रेंड बना सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो जो भी चीजें हैं आपको इस सारथी बैच में सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड की जाएंगी, ओनली एट ₹199। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस मिनिमम फीस को जाके आप पे करके हमारे सारथी बैच में एनरोल हो सकते हैं, और वहां अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप काफी अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं डिपॉजिट के बारे में कि हम जो अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग बारी बारी अब समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि डिपॉजिट होता क्या है, तो उसको समझते हैं कि जो भी हमारे पास एक, मान लीजिए हमारे पास एक अमाउंट है, ठीक है, अब हमारे पास उस अमाउंट का कुछ एक इमीडिएट इम्पैक्ट में हमें उसका कोई काम नहीं है, वो हमारे पास ऐसे ही पड़ा है, तो हम उसको कहीं काम पे लगाना चाहते हैं कि ठीक है, अगर ये पैसा मैं इनको दे दूं, इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पैसा मैं उनको दे देता हूँ। तो अगर मैं पैसा कहीं जमा कर रहा हूँ, अगर मेरे पास उसका अभी प्रेजेंट टाइम में उसका यूज नहीं है, मैं कहीं पे जमा कर रहा हूँ या फिर कहीं कुछ कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई बैंक हो गया, फिर कोई अदर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां मैं उस पैसे को दे देता हूँ और उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारा डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट क्या होता है, इसको आप लोग एक डिफिनेशन के हिसाब से देखिए, अ डिपॉजिट इज अ फाइनेंशियल टर्म दैट मीन मनी हेल्ड बाय द बैंक। तो मनी किसके द्वारा रखा गया है? मनी मींस मनी हेल्ड बाय द बैंक, यानी कि बैंक द्वारा मनी को रखा गया है। अ डिपॉजिट इज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ ट्रांसफर, सेफ कीपिंग। ये किसके लिए की जाती है? सेफ कीपिंग के लिए की जाती है। सेफ कीपिंग मतलब सुरक्षा पूर्वक रखना। तो हाउएवर अ डिपॉजिट कैन रिफर्स टू अ पॉपुलेशन ऑफ मनी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो बेसिक इस डिफिनेशन से ये आउटकम निकलता है कि हम अपनी जो भी है, जो भी मनी है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना जाइए। अगर मैं आपको इन सिंपल टर्म बताऊं तो डिपॉजिट क्या होता है, अगर हमारे पास पैसा है, उसका हमें पर्टिकुलर टाइम में कोई यूज नहीं है, तो हम उसको बैंक के पास रखते हैं, इस मोटिव से रखते हैं कि ताकि हमें उस पर इंटरेस्ट मिल सके, और दूसरा मोटिव ये रहता है कि वो सेफ रहेगा वहां पे। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर मोटिव है, या तो एक सेफ है और या तो एक हमारा है कि इंटरेस्ट उस पर हमें मिलेगा। तो ये इस दो मोटिव से हम क्या करते हैं, डिपॉजिट, इन दोनों में से दोनों हो सकता है या फिर एक हो सकता है, तो क्या करते हैं, इसके लिए हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिपॉजिट कितने टाइप की होती हैं। तो डिपॉजिट को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करें तो आपकी दो टाइप की होती हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होती है जिसको आप जब मन करे आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको अगले दिन जरूरत पड़ गई, आप आज डिपॉजिट किए, अगर आपको अगले दिन उस
पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप उसको बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या होती है, एक फिक्स पीरियड के लिए आप डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद आप उस पैसे को नहीं निकाल। तो टाइम डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, जहां पे आप एक सर्टेन अमाउंट को जमा करते हैं और उसको पर्टिकुलर टाइम तक नहीं निकाल सकते, वो आपका लॉक हो जाता है। अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपका कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कट जाता है और वो आपको मनी जो है उतने नहीं मिलती, उस पर कुछ एक अमाउंट उसकी काट ली जाती है। तो ये होता है आपके डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। इन दोनों के दो पार्ट हैं, उसको हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं कि टाइम डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है। करंट अकाउंट डिपॉजिट और था हमारा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। तो ये दोनों होते क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट ये होता है जो आपका चालू खाता होते हैं, उसमें आप पैसा जमा किए, अगले दिन निकाल लिए, आज पैसा जमा किया अगर आप ज्यादा है उस पर आप निकाल लिए, अगले दिन निकाल लिए, जब आपको जरूरत पड़ रही है तब आप जमा कर रहे हैं, जब आपको जरूरत मतलब जब आपको ज्यादा हो जा रहा है आप उसमें जमा कर रहे हैं, जब आपको अगले दिन जरूरत पड़ रही है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये बस आप किस मोटिव से कर रहे हैं, सेफ कीपिंग की मोटिव से कर रहे हैं, सेफ कीपिंग मोटिव से कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये चालू खाता रहता है। इसमें जब आपको मन किया आपने जमा किया, जब आपने मन किया निकाला, इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है कि आप एक दिन में इतना जमा कर सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज है कि हमें इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है। ये किस मोटिव से किया जाता है, सेफ कीपिंग के मोटिव से किया जाता है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट बेसिकली होता है कि आपके सेविंग के लिए ही होता है। उसमें अगर आप पैसा करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट अगर आप उसमें जमा किए हैं तो उसमें एक चांस वो रहता है कि आपको इस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड मिलता है, इंटरेस्ट आपको इस पे मिलेगा और इस पे आपका सेफ कीपिंग का भी मोटिव रहता है। तो ये आपका इंटरेस्ट के मोटिव से भी किया जाता है और ये आपके सेफ कीपिंग के भी मोटिव से किया जाता है। अब वही सारी चीजें हैं टाइम डिपॉजिट की, रिक्यूरिंग डिपॉजिट, फिक्स। एक सेकेंड, पहले हम लोग रिक्यूरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट अभी नहीं समझे, उसको समझते हैं। रिक्यूरिंग डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। रिक्यूरिंग डिपॉजिट बेसिकली ये होता है एक सर्टेन अमाउंट आपके बैंक से हर महीने एक फिक्स तारीख या एक फिक्स डेट को आपके बैंक से डिडक्ट होती जाती है और वो आपके डिपॉजिट होती जाती है। उस पर आपको एक पीरियड होगा 5 साल 6 साल या 7 साल, उस टाइम पीरियड के बाद आपको उस पर एक परसेंटेज जो आपने निर्धारित किया है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ये आपका होता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट आप शुरू में ही एक अमाउंट जमा कर देते हैं, उसके बाद कुछ उसमें एडिशन नहीं कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये होता है आपका रिक्यूरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में अंतर। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। बैंकर एंड कस्टमर रिलेशन, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशन क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं बैंकर क्या होता है और कस्टमर क्या होता है, फिर इसके जो रिलेशन है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बैंकर और कस्टमर में रिलेशन कैसे होते हैं। तो अगर बात की जाए बैंकर कौन होता है, तो अ बैंकर इज वन हु in the ordinary course of business honor and checks drawn upon him a person from and for whom he receive money on current account। ये बैंकर हो गया और कस्टमर, मतलब ऐसी डेफिनेशन तो आपको कुछ खास समझ नहीं आने वाली है, काफी टेक्निकल टर्म में लिखी है। अभी आप इंटरेस्ट दे के आ रहे हैं 12th का, तो ये सारी चीजें आपके काफी हायर लेवल के हिसाब से लिखी गई हैं। इन टर्म सिंपल टर्म आप ये समझिए, बैंकर वो होते हैं जो हमें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी लोग हमें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, चाहे वो मनी लेंडर हो गया, आपका छोटा सा मनी लेंडर जो होता है वो भी आपका बैंकर हो सकता है। मनी लेंडर क्या होते हैं, जो आपके गांव समाज में जो सेठ होते हैं वो पैसा प्रोवाइड करते हैं आपको एक इंटरेस्ट पे और फिर आपसे कुछ कोलेटरल रखते हैं या फिर जो भी है आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बैंकर क्या होता है, जो भी बैंकिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे लिए बैंकर है। और कस्टमर कौन है, जो भी बैंकिंग उन फैसिलिटी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं उनको जो भी यूज कर रहा है वो हमारे लिए कस्टमर है। तो जो यूज कर रहा है वो कस्टमर है, जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बैंकर है। बस इतना रिलेशन समझिए आप, आपके लिए अभी इतना इनफ है। बात करते हैं अब बैंकर्स और कस्टमर में रिलेशन कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, डेबिटर क्रेडिटर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी,
एजेंट, प्रिंसिपल, बेलर एंड बेली एंड असाइंगर एंड असाइंगी। तो ये 5 तरह के आपके रिलेशन होते हैं कस्टमर, बैंकर और किसके बीच के, कस्टमर के बीच के। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इतना डीप में आपके सिलेबस में बस यही था कि कितने टाइप्स के होते हैं। अगर इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें रीड कर सकते हैं। हालांकि इतना डीप आपके सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है कि डीप में क्या, कि डेब्टर क्रेडिटर क्या होते हैं, ट्रस्टी बेनिफिशियरी क्या होते हैं, एजेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, बेलर एंड बेली क्या होते हैं, असाइंगर एंड असाइंगी क्या होते हैं। तो अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें रीड कर सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस के बाहर का पार्ट है, बस ये याद रखिए कितने टाइप के आपके रिलेशंस होते हैं। डेब्टर क्रेडिटर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, एजेंट प्रिंसिपल, बेलर एंड बेली एंड असाइंगर। और लास्ट, ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस करके और आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो, ये लास्ट टॉपिक क्या है आपका, कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉमर्शियल बैंक और यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि अर्बन और रूरल के लिए। उसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल बैंक और फिर फॉरेन बैंक। और फिर इसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी, नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, एक पॉइंट आप लोग नोट करिए, 1969 में नेशनलिज्म ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। कितने बैंक का किया गया था, 14 बैंक का। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ये कुछ आपका क्लासिफिकेशन था, आप इसको देखना चाहते तो देख लीजिए। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आपके एंड टर्म में बन सकते हैं। जो आपका एमसीक्यू पेपर होता है वहां से आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी चीजें होंगी आपकी, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको सारथी बैच में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो भी चीजें आपको इस चैप्टर से बन सकती थी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर से जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था, मैंने सारी कोशिश की कि आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो हमारे जो भी आज बताया गया है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, तो आप निश्चिंत उसको बता सकते हैं, हम लोग उस पर काम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।